प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 19 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके काम की बात बता देता हूं, आपके फ़ायदे की। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको एसएससी से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहती हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती हैं। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं, सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में भी दी जाती हैं। ठीक है, अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल के सभी जो पीडीएफ होती हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, सभी शिफ्टों की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में दी जा रही हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 19 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व केरल राज्य में है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि यूएसए के बाद भारत का सड़क संचार दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई को दर्शाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बिहार राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार राज्य जो है ना, ये सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के गोवा राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको अगर याद होगा तो ये मैंने आपको क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया था। शायद आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन हमें अच्छे से याद है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था। देखिए, ये क्वेश्चन फंसा हुआ है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराता हूँ, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। अच्छा, अगर आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कहाँ पर और कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ लघु कथाओं का संग्रह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो कथाएँ हैं उसका नाम क्या है, गल्पगुच्छ लघु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान जो है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये बंगाली भाषा में लिखी गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया है पेपर में कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। ठीक है,
1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इससे बाहर तो खैर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला कि खुदाई खिदमतगर ये किसने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया था। देखिए ये भी क्वेश्चन फंसा हुआ है। खुदाई खिदमतगर जो है ये खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा शुरू किया गया था। अगर खान अब्दुल गफ़ार खान की अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ़ार खान, इन्हें बादशाह खान या फटेर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया जिसका नाम खुदाई खिदमतगार है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रख्तून प्रकाशन ये किसके द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन? तो प्रख्तून प्रकाशन जो है खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा वर्ष 1928 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खान अब्दुल गफ़ार खान को फटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव कौन से हैं? कीड़े, मकड़ियाँ, टिक, जू, सेंटीपीड, झींगा और केकड़े, ये सभी जीव आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं। चींटियाँ, तिलचट्टे, मच्छर, केकड़े, मकड़ियाँ, बिच्छुएँ, समुद्री मकड़ियाँ, चिचड़ी आदि जैसे अधिकांश कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि घेंगा हुआ, ऑक्टोपस हुआ, डेवलफिश और सीपिया, कटलफिश मोलस्का के उदाहरण है जो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अरनिया पशु प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि अरनिया पशु प्रजाति ये किससे संबंधित है, तो ये प्रजाति जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और बिच्छू जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ये प्रश्न आपसे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। केकड़ा जंतु जगत के कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2021 के एग्जाम में। तो केकड़ा जंतु जो है ना ये आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो ये भी सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिव्यांग जन अधिनियम ये कब आया था? तो दिव्यांग जन अधिनियम वर्ष 2016 में आया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की जगह ले ली, जो केवल 7 विकलांगों को आच्छादन करता है। 2016 में जो अधिनियम आया था इसने किसकी जगह ले ली है? 1995 अधिनियम की जगह इसने ले ली है, ठीक है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विकलांगता अधिनियम कब आया था? 1995 में आया था। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 वर्ष में अधिनियमित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों वर्धा जो है ना ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में, सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट के जितने ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से यही पूछे गए हैं। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी जो है ये इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी है, तो वो है वर्धा नदी, ठीक है। गोदावरी नदी में पूर्णा और वर्धा नाम की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी में जो पूर्णिया और वर्धा नाम की 2 सहायक नदियां हैं, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वैनगंगा नदी ये कहाँ से बहती है? तो वैनगंगा नदी जो है ये बालाघाट से बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेनगंगा नदी जो है, पेनगंगा नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ लिया पेपर में कि पेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो पेनगंगा की सहायक नदी है गोदावरी नदी।
भारत की गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में नर्मदा नदी वृष घाटी से होकर बहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में नर्मदा जो नदी है ये किस घाटी से होकर बहती है, तो मेरे प्यारे साथियों ये वृष घाटी से होकर बहती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। अगर हम बात करें केलुचरण महापात्र की, तो केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, पद्मश्री 1974 और पद्म भूषण 1988 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जिन्हें पुरस्कार जो मिले हैं केलुचरण महापात्र को, ये पुरस्कार इन्हें मिले हैं। कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं और राज्य, जैसे कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथक का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, उत्तर भारत से। कथकली का संबंध केरल से होगा। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। मणिपुरी नृत्य का संबंध किससे है? मणिपुर से। मोहिनी अष्टम का संबंध किस राज्य से है? केरल से हो जाएगा। ओडिसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से हो जाएगा। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत कौन है? तो प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं गोटीपुआ। कौन है? गोटीपुआ। कथक शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कथक शास्त्रीय नृत्य रूप किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुनंदा नायर जो है ना, ये मोहिनी अष्टम से संबंधित हैं। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, सोनल मानसिंह से अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोनल मानसिंह ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, सोनल मानसिंह जो है ना, ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। वी.एन. मेनन ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वी.एन. मेनन जो है ना, ये मोहिनी अष्टम नृत्य से संबंधित हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को रोकना, बड़ों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्यों की सूची की उपधारा जीव प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है 11वें संविधान संशोधन में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों की जो अनुशंसा जो है ना, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में शामिल किया गया था? ये भी प्रश्न पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान अनुच्छेद 51A में निहित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में क्या निहित है? तो अनुच्छेद 78 में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के सदस्य के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 63 में उल्लेख है और उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पद है जो कि शपथ नहीं लेता है। तो देखिएगा, स्पीकर का पद ऐसा होता है जो कि शपथ नहीं लेता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अच्छा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी बौद्ध संगीत किस वंश के समय में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, चौथी बौद्ध संगीत जो है ना, ये कुषाण वंश के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन पाटिलपुर स्थान पर किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अशोक के समय कौन से नंबर की बौद्ध संगीत हुई, तो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजगिरी स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी स्थान पर किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब हम लोग देखेंगे 19 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 11 ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 11 जो है ना, संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग में नागरिकता विशेषताएं भी हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है ना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, और ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव की मृत्यु 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें सार्वजनिक मामले श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य की है? कौशल्या मातृत्व योजना जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मार्च 2022 में शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डैम मी फी, या ऐसे अब कह सकते हैं मी डैम फी, ये जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। डैम मी फी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है जिसे असम राज्य में मनाया जाता है। दूसरी बात, ये असम का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। असम के लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए
उनकी पूजा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पूर्वज उन पर हमेशा नज़र रखें। अगला प्रश्न पूछा गया था, वीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था? वीडी सावरकर को अंडमान वर्ष 1911 में भेजा गया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक थी और यह पुस्तक वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी और इसने 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में नए क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा और नींव का काम किया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो वीडी सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का नाम था इंडियन ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक 1857 के विद्रोह पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? लेखक सुधा मूर्ति को ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। पहला नंबर आ जाता है लेखक सुधा मूर्ति, और भौतिक विज्ञानी दीपक धर, उपन्यासकार SL भैरप्पा और वैदिक विद्वान त्रिनंदी चिन्ना जे स्वामी को भी यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और सुधा मूर्ति व्यक्ति इन्हें 25 जनवरी 2023 को घोषित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो लाडली योजना जो है ना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई थी। देखिए, एक है लाडली योजना और एक है लाडली लक्ष्मी योजना और एक है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, लूनी नदी जो है ना, ये गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहती है। तो ऑप्शन में गुजरात भी हो सकता है और राजस्थान भी हो सकता है। तो दोनों राज्य के नाम आपको ध्यान में रखने। ठीक है, लूनी नदी का जो उद्गम है ना, ये नागपाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नागपाड़ से होता है। लूनी नदी का जल अपने उद्गम से बालूतरा स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में से होती हुई लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसे भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, रानी दिहा किस राज्य से संबंधित थी? तो रानी दिहा जो है ना, ये कश्मीर से संबंधित थी। दिहा शीर्षक वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के कश्मीर हिस्से पर शासन किया था। दिहा ने जम्मू और कश्मीर में शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार से संबंधित आयोग कौन सी थी? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति ने अपनी पहली बैठक 5 उप समितियाँ गठित की, जिनमें मौलिक अधिकारों पर एक समिति भी शामिल थी। समिति में 12 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे। मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने 3 बैठकें की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन था? महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक थे भीम। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। वह भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, जिनका क्षेत्र भारत से बाहर का था। एक नाम आ जाता है नेंदू जेलिनियन, द्वितीय दक्षिण भारत के पांड्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तामा अयक्ष महाराष्ट्र के विदर्भ भाग में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर शॉट जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एसज शब्द जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है।
और एक है पिवोटिंग बास्केटबॉल। पिवोटिंग खेल जो है ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। और स्टंप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो स्टंप जो है ना ये गोल्फ से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बास्केटबॉल खेल में किस शॉट का प्रयोग किया जाता है, डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है। हॉकी खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बनाना किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। एक है लवलीना बोरगोहेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लवलीना बोरहोहेन ये किस खेल से संबंधित है, तो लवलीना बोरहोहेन जो है ना ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है। टेबल टेनिस खेल में शैखंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शतरंज खेल में विशप का प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। मेंडलीव के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? अब यहां पर आपको देखिए ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 54 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तब 81 ग्राम एल्यूमिनियम में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न देखिए इकोलॉजी से पूछा गया था, इकोलॉजी की परिभाषा। तो इकोलॉजी शब्द को अष्ट हैकल द्वारा गढ़ा गया था। यह जीव विज्ञान की शाखा है जो संगठनों का अध्ययन उनके वातावरण में करती है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है। और पारिस्थितिकी शब्द जो है ये अर्नस्ट हैकल के द्वारा पेश किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सितार से संबंधित कथित कलाकार कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था। तो विस्तार पूर्वक जानते हैं कि कौन किससे संबंधित है। संतूर वादक से देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपरी संबंधित है। ठीक है, संतूर। और सरोद से अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वीणा से कौन संबंधित हैं? तो वीणा से जिया मोहिद्दीन डांगर, अय्यागिरी श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अय्यर, चित्ती बाबू और इमानी शंकर शास्त्री, धनमल, के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, ये वीणा से संबंधित है। और सितार से पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये जो हैं सितार से संबंधित। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF दी जाएगी। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग देख लेते हैं SSC सीजीएल की 19 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, वरुण चक्रवर्ती किस खेल से संबंधित हैं? तो वरुण चक्रवर्ती जो है ना ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। वह एक लेग स्पिन गेंदबाज हैं और उनकी स्पिन गेंदबाजी में ढेर सारी वेरिएशन की वजह से उन्हें मिस्ट्री स्पिनर के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि मिस्ट्री स्पिनर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मिस्ट्री स्पिनर के नाम से वरुण चक्रवर्ती को जाना जाता है। और वरुण चक्रवर्ती जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि प्लासी बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अब इसमें ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि प्लासी का युद्ध पूछा गया था या बक्सर का युद्ध पूछा गया। देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था और बक्सर का जो युद्ध हुआ था
1764 में हुआ था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध की। तो जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध जून 1757 में प्लासी बंगाल में लड़ा गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। अब बात कर लेते हैं बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है बक्सर के युद्ध के लिए कि किन के बीच में लड़ा गया था। पानीपत की कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर बनाम लोदी के बीच में हुई थी और इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, कब हुई थी? 5 नवंबर 1556। किन के बीच में हुई थी? हेमू बनाम अकबर के बीच में, और इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी, अब्दाली बनाम मराठा, और इसमें अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको जो हैं ध्यान में रखने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यार क्या कर रहे हो आप लोग? आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिएगा आप लोगों के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से लगा सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है ना, ये अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद से लग सकता है। तो अनुच्छेद 352 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 352 जो है ना, इसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब ही लगाया जा सकता है जब पूरा कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित में प्रस्ताव दे। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में और जान लीजिए आप लोग। जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 68 में घोषित किया गया था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो अनुच्छेद 356 में एक राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356 में। अच्छा, अनुच्छेद 360 ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से। ठीक है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। पहले यह जम्मू कश्मीर और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में टेलीग्राम जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। अगला प्रश्न, सरधना पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सरधना पशु उत्सव यह जो है ना उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वाणेश्वर महोत्सव की। तो देखिए वाणेश्वर महोत्सव ये माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वाणेश्वर महोत्सव ये किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, तो ये माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। बौथा मेला की अगर हम बात करें तो बौथा मेला ये गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। एक है बेहदीन खलम उत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेहदीन खलम उत्सव जो है ना ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अच्छा, दादरी का पशु मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो दादरी का जो पशु मेला जो है ना ये बलिया में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरुल उत्सव ये मुख्य रूप से झारखंड के जनजातीय समुदाय के से संबंधित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन फैक्ट को अच्छे से देखते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए
नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगर हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो देखिए, विश्वनाथन आनंद जो थे ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 25 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 43 जो है ये किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 43 जो है ना, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 40, कुछ मैंने आप लोगों के लिए आर्टिकल लिए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि आर्टिकल 40 में क्या प्रावधान है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में क्या प्रावधान है? काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में क्या निहित है? काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 में क्या निहित है? श्रमिकों के लिए वेतन। अनुच्छेद 43A में क्या निहित है? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी। अनुच्छेद 43B में क्या निहित है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या निहित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो भी अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का अगर आने वाली तारीख में किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम लगा अगर आपका है तो ये प्रश्न जरूर देख कर जाएं आप लोग अनुच्छेद से, क्योंकि अनुच्छेद से 2 प्रश्न तो हर हाल में ही पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि EMF रेडिएशन के बारे में जानकारी देने वाला ऐप का क्या नाम है? तो यह है तरंग संचार। सेल का EMF सेलों में प्रयुक्त विद्युत अपघटन के तापमान पर जो है निर्भर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। EMF का सटीक मापन विभवमापी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और बलों की रेखाओं, बल रेखाओं के संदर्भ में चुंबकीय अभिभाव की इकाई 1 WV बराबर 108 बल की रेखाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं उन फैक्ट को अच्छे से देखते चलिए आप लोग। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि चौसा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वर्ष 1539 में हुआ था। अच्छा, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये किनके बीच में हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये बिहार के सासाराम में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेर शाह सूरी का जो बचपन में नाम था वो क्या था? फरीद। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख युद्ध हैं मैंने लिए हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 को। ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। किनके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने मेदिनी राय राणा सांगा को एक सहयोगी को हराया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। शेरशाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंकुर योजना जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश द्वारा अंकुर योजना वृक्षारोपण उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। और ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये योजना भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो थे शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एशियन गेम्स भारत में कब हुए? तो एशियन गेम्स भारत में वर्ष 1951 ईस्वी में हुए थे। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली में 8 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1954 से वे हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। जापान 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिविंग फिशर का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिशर ने कहा कि जब लोग मौजूदा आय में से बचत करते हैं और फिर बचत का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करने के लिए करते हैं जो बाद में आय प्रदान करती है, तो उन्हें उस आय पर कर लगाया जाता है, जिसका उपयोग उन्होंने पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिए किया था और फिर बाद में पूंजी द्वारा उत्पन्न आय पर कर लगाया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करें आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।